हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर आ गए हो। आपको पता है वीडियो का टाइटल क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आपके आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, राइट। तो बहुत ही बेसिक और सबसे पहला स्टेप हम लोग केमिस्ट्री में इस चैप्टर से लेंगे। ओके, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है केमिस्ट्री से। ओके, वैसे तो आप बहुत ही छोटे हैं अभी भी, साइंस पढ़ना अब आप एक्चुअल में शुरू करेंगे। तो इस जर्नी को शुरुआत के आपकी जो जर्नी है उसको समझने के लिए, वहां से शुरू करने के लिए केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट आपको एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकता है या फिर बहुत ही बेकार सा लग सकता है। वो डिपेंड करता है आप पर भी और जो आपको पढ़ा रहा है उन पर भी। तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यही से, इस पॉइंट से ही केमिस्ट्री बहुत 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 पसंद आए, क्योंकि वो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, गजब का सब्जेक्ट है। ओके, तो बाकी सब तो अब आपको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, राइट। तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एंड लेट्स रॉक। ओके, तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार फटाक से नजर मार लेते हैं। जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि देखो देखो ये टॉपिक्स है, वैसे ही क्या टॉपिक्स है भाई, हम लोग केमिस्ट्री का मीनिंग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई वो देखेंगे, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखेंगे, बहुत ही मेजर फील्ड्स में देखेंगे। ओके, जैसे कि फूड, कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग में, मेडिसिन में, इंडस्ट्रीज में, और लास्ट में जो हमारे गजब के केमिस्ट या फिर साइंटिस्ट थे, ओके, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया हमारे केमिस्ट्री के लिए, वो भी सीखेंगे। ओके, वो भी देखेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग से छोटे 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 टॉपिक्स है केमिस्ट्री का, एकदम बेसिक पार्ट हम लोग सीखने वाले, एकदम 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 पहले पहले स्टेप्स लेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। तो बस शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री का मतलब अगर समझा जाए तो एकदम आसान शब्दों में केमिस्ट्री मतलब सिंपली स्टडी ऑफ मैटर। ओके, अब मैटर तो सबको पता है, आपने पढ़ा है बचपन से, तो इस मैटर की स्टडी को ही केमिस्ट्री कहेंगे। अब थोड़ा और स्पेसिफिक कर लेते कि भाई क्या करेंगे हम लोग। ओके, स्टडी किस चीज की करेंगे, मैटर की। ओके, तो देखो स्टडी ऑफ मैटर है भाई केमिस्ट्री, पर मैटर का किस चीज का स्टडी करेंगे हम लोग, मैटर के कंपोजिशन का स्टडी। ओके, तो बहुत सारी चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं, पर एकदम अगर दो शब्दों में अगर लिखना चाहे हम लोग, तो भाई हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग भाई मैटर के कंपोजिशन की स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, और मैटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। ओके, बस इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। और सबको तो पता ही है, अब देखो आप साइंस पढ़ते आ रहे हो 3rd स्टैंडर्ड से लेके, तो आपको ये तो बात बिल्कुल पता होगी कि भाई केमिस्ट्री जो है वो एक साइंस का एक ब्रांच है। ओके, दूसरा ब्रांच फिजिक्स है और एक ब्रांच बायो है। ओके, बायोलॉजी है। ओके, तो इस तरह से केमिस्ट्री का मतलब बनता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो समझना है चीजों को, सबसे पहले शुरुआत से ही यही चीज दिमाग में रखनी है केमिस्ट्री में कोई भी चीज। ओके, पहले कोशिश करनी है समझना है, समझ गई तो दिमाग में चिपक गई। क्लियर? ओके, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं भाई, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ध्यान देना है आपको, समझ में आ जाएगी चीज आपको तो बहुत मजा आएगा कि भाई केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ था। तो केमिस्ट्री का जन्म हुआ हमारे एल्केमी से। ओके, अब ये एल्केमी क्या है, तो ये जो शब्द एल्केमी है इसको समझ लेते तो समझ में आना कि थोड़ा शुरुआत हो जाएगी एल्केमी क्या है। तो ये जो हमारा एल्केमी शब्द है, ओके, ये एक्चुअल में डिराइव किया गया है, लिया गया है फ्रॉम द ग्रीक शब्द खेमिया। ओके, और इस खेमिया का मतलब है, ओके, आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल्स। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसम्यूटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ओके, तो मुझे तो पता है कि आप इंग्लिश में बहुत ही होशियार है, बहुत ही तेज होते हो। ओके, तो जिनको समझ में आ गया होगा ट्रांसम्यूटिंग का मतलब, बढ़िया। ट्रांसम्यूटिंग का मतलब नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूं, ये चेंज होता है इसका मतलब। ओके, तो आर्ट ऑफ चेंजिंग मेटल्स, ऐसा हम लोग थोड़ा सा इसको फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सिंपल शब्दों में। और अब ये आर्ट ऑफ चेंजिंग मेटल्स क्या है, ओके, इसको समझते तो आपको एल्केमी एकदम फटाफट समझ में आ जाएगी। तो अब देखना, इसको समझने से पहले आपको ये चीज थोड़ी सी दिमाग में ले लो कि देखो ये एल्केमी ना, ऐसे समझ लो कि केमिस्ट्री का पुराना वर्जन है, ओल्डर वर्जन है, राइट।
अब जो लोग इस एल्केमी को फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि हम लोग सपोज अगर केमिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे खुद को कि हम केमिस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, वैसे ही जो लोग वो पुराने वर्जन ऑफ केमिस्ट्री को मतलब एल्केमी को प्रैक्टिस करते थे उनको हम लोग कहेंगे एल्केमिस्ट्स। ओके, तो पुराने केमिस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इसलिए अभी जो केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते हैं इनको बोलते हैं केमिस्ट्स। ओके, जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, अगर मैं केमिस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहा हूं, केमिस्ट्री को यूज कर रहा हूं तो मैं केमिस्ट हूं। ओके, केमिस्ट्री को सीख के केमिस्ट्री को अप्लाई कर रहा हूं तो मैं केमिस्ट हूं। अब पुराने वाले केमिस्ट्री को सीख के अप्लाई करने वाले लोग तो पुराने वाले केमिस्ट हो गए, तो अर्ली केमिस्ट। सिंपल था। अब बात यह है कि हम लोग को समझना है आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल्स। तो ये अल्केमिस्ट ही क्या किया करते थे। ओके, ये सोचो क्या गजब की सोच थी इनकी। मतलब उस टाइम पर भले अलग तरीके से सोच रहे थे, कुछ अलग चीज खोजने की कोशिश कर रहे थे, पर सोच गजब की थी। ओके, इसीलिए तो इंसान बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, सोच सकता है ना। तो ये अल्केमिस्ट क्या सोचने लग गए थे उस टाइम पर, बहुत पुराने टाइम पर, कि भाई हमें ऐसा कोई सब्सटेंस ढूंढना है। ओके, तो उन्होंने उस सब्सटेंस को नाम दे दिया फिलोसोफर स्टोन करके। ओके, आपने हैरी पॉटर देखा होगा ना, तो उसमें फिलोसोफर स्टोन आपने सुना होगा। वैसे वाला फिलोसोफर स्टोन की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, मूवी वाला। उनका मतलब था कि भाई फिलोसोफर स्टोन नाम दे दिया, वो लिटरली स्टोन हो ऐसी जरूरत नहीं थी, वो कुछ पाउडर, लिक्विड या फिर वैक्स के फॉर्म में हो। ओके, ये उनको चाहिए था, मतलब ऐसा कुछ सब्सटेंस जो पाउडर, लिक्विड या फिर वैक्स के फॉर्म में हो, उसको उन्होंने नाम दे दिया फिलोसोफर स्टोन। पर ये सब्सटेंस को अगर हम लोग मेटल के साथ ओके हीट करेंगे, अब कौन से मेटल, सपोज देखो मैंने आयरन लिया, मैंने कॉपर लिया। ओके, तो आयरन या फिर कॉपर के साथ अगर मैं इस मैजिकल या फिर माइथिकल सब्सटेंस को ओके अगर मैं यूज करूं या फिर हीट करूं, मैजिकल या फिर इस माइथिकल सब्सटेंस को, फिलोसोफर स्टोन को हमारे आयरन या फिर कॉपर के साथ ओके मिक्स करके एकदम हीट कर दूं, तो हमारा आयरन या फिर कॉपर गोल्ड में बदल जाए। ये थी हमारे अल्केमिस्ट्स की अपेक्षा कि हमें भाई ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो आयरन या फिर कॉपर को ओके गोल्ड में बदल दे। कैसे बदल देगा गोल्ड में? जब हम लोग उसको आयरन और कॉपर के साथ हीट करेंगे तब। ये थी उनकी अपेक्षा। भाई साहब देखो क्या सोचते थे। पर उन्होंने बहुत ढूंढा, पर उनको नहीं मिला भाई साहब, नहीं मिला, ऐसा मैजिकल सब्सटेंस नहीं मिला। सोचो अगर मिल जाता तो हम लोग अभी नहीं यूज करते, राइट? आयरन और कॉपर को गोल्ड में नहीं बदलते, सिंपल सी बात थी। तो बच्चा बोल रहा है भाई नहीं मिला, सिंपल सी चीज है। पर इन्होंने अब यही चीज ढूंढने की कोशिश नहीं की, इन्होंने तो और भी कुछ टेढ़ी चीज ढूंढने की कोशिश की थी। इन्होंने ऐसा कुछ सब्सटेंस भी ढूंढना चाहा जिससे हम अमर हो जाए, भाई इमॉर्टिलिटी आ जाए हमें, पर फिर से फेल हो गए। सिंपल सी चीजें होती अभी तो हम भी खा लेते, हम भी अमर हो जाते, तो वो तो होनी ही थी, मतलब फेल। ओके, ये तो हम लॉजिकली सोच सकते। तो अब ये थी अल्केमिस्ट्स की फेलियर्स। पर देखा आपने ये लोग क्या करना चाह रहे थे? आयरन को कॉपर में बदलना चाह रहे थे। करेक्ट। तो आयरन को कॉपर में बदल रहे, मतलब क्या कर रहे? ये लोग चेंज कर रहे ओके, एक मेटल को, आयरन को गोल्ड में, आयरन को गोल्ड में, आयरन को कॉपर में नहीं, मैंने बोला होगा। तो ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आयरन को चेंज कर रहे गोल्ड में। तो आर्ट ऑफ चेंजिंग मेटल्स चल रहा है यहां पर। ओके, आर्ट ऑफ चेंजिंग आयरन टू गोल्ड। आगे बात समझ में? तो ये सब ये चीजें कर रहे थे ना, तो इसीलिए इन लोगों ने नाम दिया भाई आर्ट ऑफ चेंजिंग मेटल्स को। ग्रीक में कहा जाता था खेमिया, खेमिया से आ गया अल्केमी, खत्म। तो अल्केमी क्या है भाई? आर्ट ऑफ ट्रांसम्यूटिंग मेटल्स। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। तो चलो अब अल्केमिस्ट ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए, फेल हो गए। पर हाँ, इनको आप ऐसी फेलियर्स मत समझो, कुद्दू मत समझो, बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये। इन्होंने तो ऐसी कुछ चीजें ढूंढ के दी हमें उस टाइम पर, या फिर ढूंढी थी उस टाइम पर, जो भाई हम लोग अभी हम लोग उन चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी चीजें ढूंढी थी। तो अल्केमिस्ट कुछ हद तक ओके सक्सेसफुल थे डिस्कवर करने के लिए। कौन से प्रोसेसेस? ओके, कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे ओके, कौन से वाले? जैसे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ओके, इस प्रोसेस को कुछ हद तक डिस्कवर करने के लिए वो सक्सेसफुल थे। या फिर एलॉय बनाना। ओके, तो ये दो चीजें वो लोग तब कुछ हद तक करना शुरू कर दिए थे। ओके, तो यही थे वो पहले लोग जिन्होंने जिंक और फास्फोरस को आइसोलेट कर दिया। ओके, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, आपको यहां पर दिक्कत आई होगी इस अलॉय शब्द में। ओके, मैं जानता हूं क्योंकि पहली बार सुन रहे होगे आप। तो अलॉय मतलब कुछ नहीं, अलॉय हम लोग बनाते हैं कैसे? हम लोग मेटल को बाकी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके बनाएंगे ओके, और उसके साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा अलॉय। ओके, मेटल को दूसरे मेटल्स के साथ और कुछ और सब्सटेंसेस के साथ जोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, तो अलॉय बन जाएगा। तो ये भी कला इन लोगों ने सीख ली थी। ओके, तो बहुत ही होशियार थे, ऐसे नहीं थे कि फेलियर्स थे, बहुत ही इंटेलिजेंट भी थे हमारे अल्केमिस्ट्स। ओके, अब देखो इनकी इंटेलिजेंस जो है
ओके, या फिर इनकी जो होशियारी है वो हमें, आप बोलोगे क्या प्रूफ है आपके पास सर, बताओ हमें। तो इंडिया में ही हमारे पास प्रूफ है कि भाई ये जो अल्केमिस्ट थे इन्होंने क्या गजब कर दिया था। इन्होंने एक ऐसा आयरन पिलर बना दिया है, ओके, हिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप, कुतुब मीनार के पास है ये आयरन पिलर, और ये आयरन पिलर 1600 ईयर्स पुराना है, पर फिर भी इसको रस्ट नहीं होता ये। ओके ओके, देखो क्या गजब की चीज है। आज आप कोई चीज बना दो, 2 साल में ही वो रस्ट हो जाएगी। 2 साल मतलब कुछ देर में ही रस्ट हो जाएगी वो, क्योंकि आप आपके घर के ग्रिल्स को देखो, पेंट करके रखे रहते, फिर भी वो रस्ट हो जाते, सोचो। और ये 1600 ईयर्स पुराना है, फिर भी रस्ट नहीं होता, क्या गजब की चीज है, करेक्ट। अब क्यों रस्ट नहीं होता, तो ये इसमें कुछ एक खास कंपोजिशन है, ओके, जो रस्ट रेजिस्टेंट है। ओके, रस्ट होना मतलब जंग लगना, ओके, जंग लगना, ओके, तो ये इसको जंग नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता है, इसके पास कुछ खास जंग ना लगने की कुछ कंपोजिशन है, रस्ट रेजिस्टेंट कंपोजिशन है, जो क्या है भाई, ओके, ये इसमें ये बना हुआ है आयरन से, ओके, आयरन पिलर है तो आयरन से बना होगा, पर इसमें बहुत हाई परसेंटेज में फॉस्फोरस है, क्लियर। तो ये इसका राज है भाई कि इसको क्यों रस्ट नहीं होता, ओके। बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारे अल्केमिस्ट द्वारा किए हुए आविष्कार का, ओके। चलो आगे बढ़ते। तो ये बस एक ही था, ऐसे तो हमारे अल्केमिस्ट ने बहुत सारी चीजों को ढूंढा है, ओके, कई सारे केमिकल्स का उन्होंने डिस्कवरी की, कई सारे मतलब पेंट्स उन्होंने बनाए, ओके। उस टाइम पर सोचो, अजंता एलोरा केव्स में जो पेंटिंग्स हुई है उससे पता चलता है हमें भाई पेंट्स भी उन्होंने बनाए थे, और वो पेंटिंग्स क्या है, अभी तक फ्रेश जैसे दिखती है। तो सोचो क्या लेवल का क्वालिटी होगा उस पेंट का, क्लियर। वैसे ही इंक बनाया था इन्होंने, ओके, सिरेमिक के वेयर्स बनाए हैं, सिरेमिक के बर्तन बनाए हैं ऐसे, ओके, उसके साथ उसके जैसे ही मतलब और कॉस्मेटिक्स बनाए हैं। सोचो उस टाइम पर भी उनको कॉस्मेटिक्स का बहुत क्रेज था, सोचो गजब की चीजें, और दवाइयां भी बनाई हैं, क्लियर। तो ये ऐसे ही फुद्दू नहीं थे, बहुत ही होशियार भी थे, ये बात हमको समझ में आ जाती है। आगे बात समझ में, चलो। तो ये जो अल्केमिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनरल टेक्निक्स यूज की, केमिस्ट्री की, ओके, फॉर हीलिंग ह्यूमंस, ओके, दवाइयां बना रहे थे ना तो ह्यूमंस को ठीक करने के लिए, ओके, एंड देयर कंट्रीब्यूशन प्रूव्ड वैल्यूएबल टू सोसाइटी। अब ये इतनी सारी चीजें बनाएंगे तो भाई उनकी कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल तो है ही भाई सोसाइटी के लिए, और ये सारे डिस्कवरीज की वजह से, ये सारी चीजों को इन लोग ने बनाने की वजह से सोसाइटी एडवांस होने लग गई, राइट। लोग पॉट में चीजें बनाने लग गए, खाना बनाने लग गए, XYZ पेंटिंग करने लग गए, मजे लेने लग गए पेंटिंग के, ओके। ऐसे ही ओके केमिकल्स बनाए तो उस केमिकल से भी कुछ वो चीजें करते होंगे उस टाइम पर, तो इससे क्या हो गया, हमारा सिविलाइजेशन अच्छा खासा बढ़ गया आगे, ओके, एडवांस हो गया, ओके, इनके वजह से, अल्केमिस्ट्स के वजह से, ओके। चलो तो अब एल्केमी के बारे में कुछ समझ लेते कि एल्केमी क्या था। मतलब हम लोग को पता है अब ओल्डर केमिस्ट्री का वर्जन था, पर ये जो ओल्डर केमिस्ट्री का वर्जन है, अब वाला केमिस्ट्री का वर्जन है वो प्योरली साइंटिफिक वर्जन है, ओके, साइंस पे बेस्ड है वो, मतलब एकदम लॉजिक पे बेस्ड। वो वाला जो ओल्डर वर्जन था हमारे केमिस्ट्री का एल्केमी, वो साइंटिफिक के साथ साथ स्पिरिचुअल भी था, ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब एल्केमी जो थी, ओके, उसमें एक कमी भी थी। देखो एल्केमी में कमी क्या थी कि उसमें जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड साइंटिफिक प्रैक्टिस था वो लैक हो रहा था। अब देखो साइंटिफिक प्रैक्टिस मतलब साइंस को प्रैक्टिस करना, ओके, साइंटिफिक प्रैक्टिस, लॉजिकल प्रैक्टिस। अब उसमें स्टैंडर्डाइजेशन मिसिंग था। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एकदम ऐसे अच्छे खासा साचेबद्धपना, ओके, तो ऐसे एकदम एक पर्टिकुलर साचा में ढाल दिया ऐसे वाला प्रैक्टिस नहीं था, वो एकदम हैफहैज़ार्ड सा प्रैक्टिस था हमारा एल्केमी। क्लियर हो गई बात, ओके। तो ये कुछ एल्केमी के बारे में खास बात थी। अब लास्ट में आते हैं हम लोग कि तो ये सारी एल्केमी की चीजें जो थी, अब देखो एल्केमी को हमको बाय बाय कहना पड़ेगा, अब केमिस्ट्री में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि 18th सेंचुरी में मॉडर्न केमिस्ट्री को सेपरेट कर दिया गया एल्केमी से, ओके। पर फिर भी हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री बहुत ही उपकार मानती है एल्केमी का, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें एल्केमी से हमारी केमिस्ट्री ने ली है। क्लियर हो गई बात, इतने सारे चीजों का डिस्कवरी की जो नॉलेज था वो केमिस्ट्री ने हमारे एल्केमी से लिया, ओके। वहां पर उसके बाद वो आगे एडवांसमेंट करना शुरू कर दिए, ओके। तो ये था हमारे डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की पूरी चीज। अब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें बता देता हूं मैं एल्केमी के बारे में, क्योंकि ये तो एकदम हिस्टोरिकल बात है एल्केमी की, कि भाई एल्केमी इनिशिएट हुई थी इजिप्ट में, ओके, और चाइना में। शुरुआत उसकी इजिप्ट और चाइना में हुई है, ओके। तो एल्केमी हैड इनिशियली डेवलप्ड इन इजिप्ट एंड चाइना, और 8वें सेंचुरी में वो यूरोप में पधारी।
अब इंटरेस्टिंग चीज हमारी इंडिया के लिए वाली बताऊंगा मैं आपको कि जब इंडिया में ओके अल्केमी जो मेनली प्रैक्टिस की जाती थी वो की जाती थी ओके फॉर मेडिसिन। ओके इन इंडिया इट वाज मेनली प्रैक्टिस फॉर मेडिसिन। पर अब ये जो मेडिसिन है ना, आज हम लोग उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन कहते हैं। सुना ही होगा आपने, राइट? आपके मम्मी पापा कहीं तो बोल रहे होंगे तब सुना होगा, कोई आजू बाजू में बोल रहा होगा तब सुना होगा, पर सुना तो जरूर होगा। ओके नहीं सुना होगा तो अभी सुन लिया होगा आपने। ओके बहुत ही अच्छी दवाइयाँ होती है। ओके क्लियर? तो बच्चों देखो, हम लोग ने अभी तक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट देख लिया ठीक से। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते और यहां तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा एक बार थोड़ी सा हम लोग की प्रोग्रेस चेक कर लेते कि भाई हम लोगों को कितना याद आ पा रहा है। ओके तो अब देखो ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, गिव शॉर्ट आंसर्स। पहला तो व्हाट इज केमिस्ट्री, सबसे पहली स्लाइड में हम लोग ने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में, वही सिंपल सा डेफिनेशन आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बस। ओके वो तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो ये तो अपना डन क्वेश्चन, राइट? और फिर दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिड अल्केमिस्ट डू। अब मैं देखो फिर से जाके केमिस्ट्री का डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था, करेक्ट? तो जरूरत नहीं है आपको, अगर चाहिए तो आप जाके थोड़ा सा पीछे जाओ, वो स्लाइड पे जाओ, आप जाके देख सकते हो। तो वो ये जो वीडियो में रिवाइंड करने की जो वरदान दिया है हमें, ओके वो बहुत काम का आएगा। मैं फिर से वही चीज रिपीट करने से अच्छा, करेक्ट? बाद में फिर ये व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिड अल्केमिस्ट डू, ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग ने पढ़ लिया है। मैंने बताया था आपको कि अल्केमिस्ट्स ने दो टाइप के एक्सपेरिमेंट्स तो प्राइमरीली उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की जो फेल हो गए थे। पहले तो फिलोसोफर स्टोन ढूंढना, दूसरा तो एक ऐसा अमृत ढूंढना कि भाई इंसान इमोर्टल बन जाए। पर उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ओके और उनके एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए, काफी हद तक अलॉयज बना चुके, अलॉयज बना लिए उन्होंने। ओके मतलब और उसके साथ साथ थोड़े हद तक वो सक्सेसफुल रहे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में भी वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखी। ओके जिंक और फास्फोरस को पहली बार आइसोलेट करने वाले वही थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत सारे केमिकल्स, मेडिसिन, ओके मतलब कॉस्मेटिक्स, सिरेमिक वेयर्स वगैरह, ये सारी चीजें भी उस टाइम पर अल्केमिस्ट्स ने डिस्कवर कर ली थी। तो पहले तो सिंपली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछा है तो पहले दो एक्सपेरिमेंट्स बता दो, बाद में वो फेल हो गए बता दो, और उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए और वो जो सक्सीड हुए वो वाले बता दो जो मैंने अभी बताया। बात खत्म हो गया अपना, ये वाला भी आंसर क्लियर। ओके चलो, तो अब तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारे अगला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो मैं आपको बस 5-10 मिनट में नहीं समझा सकता, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। ओके और वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तो समझ में आ ही जाएगी। पर अब आप शुरुआत ही कर रहे हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसका इंपॉर्टेंस बता दिया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो कि भाई हाँ केमिस्ट्री सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है, आप आपके अगल बगल में कुछ चीजें आप यूज करते होगे डेली, उन चीजों का पिक करो और ट्राई करो ढूंढने का कि वो चीजें किससे बनी होगी। आपके पास तो गूगल है ही, तो ये थोड़ा सा एक मैंने एक्टिविटी आपको बता दिया जो आप खुद से भी कर सकते हो। ओके सबको पता है गूगल कैसे यूज करते हैं। तो एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूं, जो मैं अब सुबह सुबह उठने के बाद पहले मैं ब्रश करूंगा तो मैं टूथपेस्ट का एग्जांपल ले रहा हूं। तो टूथपेस्ट का किससे बनी होती है आप अगर ढूंढोगे तो रफली आपको पता चल जाएगा कि भाई वो केमिकल से बनी हुई है। ऐसे ही बाकी सारी चीजें आप देखोगे ना आपके आजू बाजू में, हम लोग देखने वाले आगे आगे, ओके बहुत सारी मोस्ट ऑफ द चीजें केमिकल से ही बनी हुई है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बात मैंने आपको बताई यही चीज, ओके इंसान बहुत केमिस्ट्री को यूज करता है और नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नए नए इनोवेशन लाता है वो चीजों में। ओके और फिर इंसान की प्रगति होती है। तो केमिस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड जो हो रही है। ओके अभी भी जो भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से इंसान इवॉल्व हो रहा है, बेटर हो रहा है, ओके प्रोग्रेस कर रहा है। फिर तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर देखोगे आपके आजू बाजू में तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है वो सब ओके कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की नॉलेज पर बेस्ड है। ओके कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, कहीं पर कुछ और चीजें हो रही होगी। ओके जैसे कि आप बाहर जा निकले तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर आपने देखा कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में किसी को ट्रीट कर रहे हैं, ओके इंजीनियर्स कुछ काम कर रहे हैं। ओके तो जो भी चीजें आप अगल बगल में देखोगे छोटी से छोटी चीज में भी केमिस्ट्री का नॉलेज यूज होता है। ओके फिर आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के डे टू डे लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक्टिविटी दी थी तो आप वो चीज बिल्कुल करके देखना, ओके आपको पता चल जाएगा। और मैं आगे बताऊंगा ही आपको कि कितने सारे डे टू डे हमारे जो हम लोग जो दिन प्रतिदिन जो भी यूज करते हैं ओके प्रोडक्ट्स को, उसमें केमिस्ट्री कैसी ऐसी घुस रही है अंदर। ओके केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कैसे, केमिस्ट्री कैसे उन चीजों को बनाने में हमें मदद कर रही है। ओके
फिर तो अब ये सारी चीजें तो एकदम ऊपर ऊपर से हुई। ओके, तो अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा मेजर फील्ड्स में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब मेजर फील्ड्स कौन कौन सी होने वाली है? सबसे पहला तो है हमारा फूड। ओके, तो फूड में अब हमको सिंपली पता है कि भाई फूड तो हमको मिलता है एग्रीकल्चर से, राइट। और ये एग्रीकल्चर को भी केमिस्ट्री ने अफेक्ट किया है, केमिस्ट्री ने एग्रीकल्चर को भी, मतलब मेरा कहना है, हेल्प किया है। ओके, तो फार्मर्स को केमिस्ट्री ने कैसे हेल्प किया? फार्मर्स को केमिस्ट्री ने दिए एग्रोकेमिकल्स। ओके, ऐसे समझ लो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी केमिकल्स है वो एग्रोकेमिकल्स में आते हैं। अब कौन से एग्रोकेमिकल्स है भाई? फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स है। ओके, अब इनको हम लोग थोड़ा छोटे छोटे, मतलब इनको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग कि भाई क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स। ओके, एग्जांपल्स के साथ, तो थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है यहाँ पर। ओके, चलो तो सबसे पहले आते हैं फर्टिलाइजर्स पर। ओके, तो नाम से पता चल रहा है कुछ फर्टिलाइज, ओके, या फिर ऐसे कुछ फर्टिलिटी, ऐसे कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो। ओके, तो देखो फर्टिलिटी, फर्टाइल, ये सारी चीजें किसको डिनोट करती है? कि भाई पोषण को डिनोट करती है थोड़ी बहुत। ओके, तो कोई भी चीज अगर अपन समझ बात कर रहे हैं कि भाई हमारी जमीन ओके फर्टाइल है, इसका मतलब जमीन में हम ओके क्रॉप्स को उगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन में कुछ पोषक तत्व भी है, ओके, न्यूट्रिएंट्स है। तो इसी को आप थोड़ा सा रिलेट करना है। तो जमीन अगर जमीन में पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, तो अच्छे से क्रॉप की ग्रोथ भी होगी। ओके, क्रॉप्स ग्रो भी होंगे। ओके, अगर जमीन ही इनफर्टाइल है हमारी तो भाई क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे। तो उस चीज को थोड़ा बहुत रिलेट कर लेना। और क्या समझना है हमको? तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ओके जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे क्रॉप्स को। ओके, तो न्यूट्रिशन देते हैं हमारे क्रॉप्स को। तो उस चीज को, उस फर्टिलिटी वाली चीज को थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना है। अब याद रखना है उसको, और फिर यहां पर डेफिनेशन में यूज करना है कि भाई केमिकल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, किसको भाई? क्रॉप्स को। क्रॉप्स के लिए तो हम लोग यूज कर रहे हैं केमिकल्स। ओके, तो केमिकल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स, और इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके क्रॉप्स की यील्ड को इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स। ओके, क्लियर हो गई बात? अब इनके एग्जाम्पल्स, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके, यूरिया, ओके, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटैश। तो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स हमारे एग्रीकल्चर में, ओके, ताकि हम तो देखो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, करेक्ट। तो क्वालिटी तो मेंटेन हो रही है खाने की, क्योंकि अच्छे खासे हम लोग अनाज वगैरह ग्रो कर रहे हैं अच्छे खासे लैंड पर हमको प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करनी है। इतने सारे पॉपुलेशन को खिलाना है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अनाज को उगाना पड़ेगा, और उस समय पर हमें इनकी जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और क्रॉप्स की यील्ड भी बढ़ा रहे हैं। तो ज्यादा हमें यील्ड मिलेगी तो हमें ज्यादा अनाज मिलेगा, फिर ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं, हम लोग पाल पोस सकते हैं। ओके, ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली याद रखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी आपके दिमाग में। ओके, एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने, खत्म। ओके, ये तो हो गया फर्टिलाइजर्स के बारे में। आगे है पेस्टिसाइड्स। ओके, तो देखो अब ये साइड जब नाम ये लगेगा ना साइड्स ऐसे, तो दिमाग में चिपकाना कि भाई कुछ मारामारी हो रही है, ओके, किलिंग हो रही है। तो पेस्ट और साइड्स, तो किलिंग हो रही है पेस्ट्स की, ऐसे केमिकल्स को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। देखो, केमिकल्स यूज्ड टू किल पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। तो वो जो पेस्ट्स है ये डिस्ट्रॉय करते हैं ना क्रॉप्स एंड फ्रूट्स को, तो बस इसको जोड़ दिया है डेफिनेशन में। ओके, तो केमिकल्स यूज्ड टू किल पेस्ट्स व्हिच डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ओके, आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। तो केमिकल्स यूज्ड टू किल पेस्ट्स, पेस्टिसाइड्स, सिंपल। अब एग्जाम्पल में मालाथायोन, पैराथायोन, आल्ड्रीन, अब ये सारे नाम आपको थोड़े से एकदम अजीबोगरीब सुनाई दे रहे होंगे, पर थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये अब कुछ कर नहीं सकते, इनको हेल्पलेस हूं मैं भी। ओके, पर ये इंटरेस्टिंग से नाम है, आप थोड़े कुछ अलग तरीके से भी याद रख सकते हो, थोड़ा अलग प्रोनाउंस करके याद रखोगे तो जो चीजें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है याद रखने में, उसको थोड़ा सा मजा आता है या बोलने में। तो मालाथायोन को आप कुछ माला बोल दो, ओके, मालाथायोन, ओके, तो माला मतलब हिंदी में, ओके। पैराथायोन को पाराथायोन कर दो, ओके। तो कुछ भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से तरीके में आप प्रोनाउंस करना अगर यूज करोगे, प्रोनाउंसिएशन यूज करोगे, तो आपको ही थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और याद भी हो जाएगा उस चक्कर में। ओके, आल्ड्रिन तो किसी बच्चे का नाम लग रहा है एकदम फॉरेनर, ऐसे कुछ याद रख लो। ओके, चलो, तो अब ये पेस्ट जो चीज है ना, मुझे पता है आपको शायद दिक्कत आई होगी। इन केस आपको अगर पता नहीं होगा कि पेस्ट क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ओके, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर किस पेस्ट मतलब किस ऑर्गेनिज्म की आप बात कर रहे हो। ओके, चलो, पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू किल पेस्ट्स। पर पेस्ट्स क्या होते हैं? तो सिंपली पेस्ट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ना कुछ दिक्कत तैयार कर रहे हैं, एक या फिर, ओके, देखो, अदरवाइज अ न्यूसेंस, पहली बात, या फिर हमारे
क्रॉप को, मतलब हमारे क्रॉप को कुछ डिजीज फैला रहे हैं। ओके, तो देखो कॉजेस डिस्ट्रक्शन, ओके, या फिर डिजीज, ओके, स्प्रेड्स डिजीज, ओके, और तीसरा था कॉजेस डिस्ट्रक्शन। ओके, तो हमारे क्रॉप को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्लियर? तो ये अगर तीन चीजें कोई भी ऑर्गेनिज्म करे, कोई भी, ओके, अ पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड्स डिजीज, एक तो मैंने बताया, फिर दूसरा है कॉजेस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करेगा क्रॉप्स को, और तीसरा है अदरवाइज अ न्यूसेंस, मतलब कुछ जरूरी नहीं है हमें वो चीज, पर फिर भी वहां पर उग रही है, फिर भी वहां पर आ रही है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहेंगे पेस्ट। अब देखना ये चीज स्प्रेड्स डिजीजेस। ओके, तो हमको तो पता है कि कई सारे मॉस्किटोज जो है डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। क्लियर? और कई ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो हमारे क्रॉप को ही नहीं, हमें भी डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई क्रॉप को ही डिजीज स्प्रेड करे वो पेस्ट होते हैं, हमें भी डिजीज स्प्रेड करते हैं ना मॉस्किटोज, तो वो हमारे लिए पेस्ट हो गए, इसीलिए तो हम लोग पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाते हैं। ओके, ताकि वो हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग में आके, ओके, ऐसे कुछ पेस्टिसाइड स्प्रे कर दे जिसकी वजह से पेस्ट्स मर जाए और हम छुटकारा पाए उनसे। ओके, दूसरी चीज क्या है? कॉसेस डिस्ट्रक्शन। तो भाई क्रॉप्स को डिस्ट्रक्शन पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म भी पेस्ट है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो रॉडेंट्स में हम लोग रैट्स की बात कर रहे हैं। ओके, रॉडेंट्स मतलब ये बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का। ओके, इसमें कुछ बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। एक एग्जांपल है रैट। तो हमको तो पता है चूहा देखो क्या करता है, ओके, नुकसान तो पहुंचाता ही है ना हमारे फार्म में। तो देखो इसीलिए ये भी पेस्ट हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करवा रहा है। या फिर सिंपली अदरवाइज अ न्यूसेंस, हमें तो चाहिए नहीं वो चीज, पर फिर भी वहां पर आ रही है वो, जैसे कि वीड्स। अब देखो वीड्स ये अनवांटेड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमें जो नहीं चाहिए होते, ओके, मतलब अनवांटेड प्लांट सिंपली। तो वो हमारे क्रॉप के अगल बगल में ग्रो होना शुरू करते हैं। तो वो क्या होता है मालूम है? आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, होने दो ना ग्रो, हमारी पृथ्वी है सबकी, ये सबको होने दो ग्रो, सबको कुछ करने दो। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत ये है कि भाई हमारे क्रॉप के बीच में अगर ये ग्रो होंगी ना, तो हमारे क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, ओके, इसमें भी बंटवारा होगा। तो अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन फालतू के प्लांट्स में चला जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारे क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ओके, क्रॉप को पानी मिलना चाहिए, ये चाहिए हमें, ताकि हमारा क्रॉप अच्छे से फूले भरे, ओके, हमें अच्छा खासा यील्ड मिले। पर ये हमारे फालतू में उगने वाले न्यूसेंस क्रिएट करने वाले वीड्स की वजह से नहीं होगा फिर। तो इसीलिए हम लोग इन वीड्स को निकाल देते। तो ये भी एक प्रकार का पेस्ट ही हुआ। तो ये था पेस्ट के बारे में। तो सिंपली बताने का मेरा मतलब था कि भाई पेस्ट्स को समझो। ओके, शायद आपको पूछ ले तो आ जाएगा आपको, ओके, क्लियरिटी आ जाएगी। पर अब इंटरेस्टिंग सी चीज बताती है, देखो ये जब बच्चे आती है ना, मैं बताता रहा हूं आपको, ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताएगी जो आपको शायद इंटरेस्टिंग भी लगे और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी हो। ओके, तो ये क्या बता रही है भाई? नॉट ऑल इंसेक्ट्स आर पेस्ट्स। ओके, ठीक है भाई। कैसे? देखो अभी हम लोग ने देखा था कि इंसेक्ट मॉस्किटो, वो तो इंसेक्ट था, ओके, डिजीज स्प्रेड कर रहा था तो पेस्ट हो गया। पर ये कह रही है कि नॉट ऑल इंसेक्ट्स आर पेस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स ना डिजीज स्प्रेड नहीं करते, उल्टा कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं वो जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं और हमारी मदद करते हैं। ओके, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स ईट अदर इंसेक्ट्स एंड आर बेनिफिशियल स्पीशीज। ओके, तो इसीलिए भाई सारे इंसेक्ट्स बुरे नहीं है। तो इंसेक्ट दिखा चपक मार दिया, ऐसे मत करना प्लीज। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। ओके, वैसे तो मच्छर रहेगा तो उसको मारना ही पड़ेगा, पर सारे इंसेक्ट बुरे नहीं होते। ओके, मच्छर जैसे नहीं होते। क्लियर? इंटरेस्टिंग था। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बच्ची का तो हो गया। अब फूड के बारे में आगे हम लोग ने फर्टिलाइजर्स देखा, पेस्टिसाइड्स देखा, फिर से आया इंसेक्टिसाइड्स। तो साइड में मतलब किलिंग होगी, इंसेक्ट की किलिंग। तो केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स, ओके, जो डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे क्रॉप्स एंड फ्रूट्स को। ओके, तो हम मार ही क्यों रहे हैं इंसेक्ट को? क्योंकि भाई ये हमारे क्रॉप और फ्रूट को तंग कर रहे हैं। उन्हें तो हमें इंसानों को कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज से। वैसे अच्छे इंसानों को, बुरे इंसानों को तो वैसे भी कुछ ना कुछ करना ही रहता है, पर अच्छे इंसान जो होते हैं वो बोलते हैं चलो जाने दो, जो हो रहा है होने दो। या फिर जो अच्छे ऑर्गेनिजम्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रो कर रहे, खुद फूल रहे, फल रहे, वो होने दो, हमें क्या ही करना है, हम हमारे बीच में तो नहीं आ रहे। तो वैसे ही अगर ये इंसेक्ट्स भी खुद कुछ करते रहते तो हम उनको मारते नहीं। पर अब हो रहा क्या रहा है, ये इंसेक्ट्स जो है ना हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको इनको मारना पड़ता है। ओके, तो हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स व्हिच डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। तो एग्जांपल में देखो काफी सारे इंसेक्टिसाइड्स के एग्जांपल लिए मैंने, डीडीटी, बीएचसी कही के, पर ये हम लोग यूज करते हैं मारने के लिए इंसेक्ट्स को। एक ऐसा मैंने एक इमेज लिया आपको थोड़ा दिखाने के लिए, देखो कैसे इंसेक्ट्स, ये जो कोई छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्रीन कलर के, ओके, ये होते हैं एफिड्स। तो ये ना पूरे हमारे क्रॉप को ना बहुत खराब कर देते हैं। ओके, तो सोचो ना, अब इतने सारे इंसेक्ट्स अगर आ गए क्रॉप के ऊपर तो इसकी तो मतलब हो गया उसका कल्याण। तो इनसे बचने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं ताकि इनको
मार दिया जाए और हमारे क्रॉप को बचा लिया जाए। ओके, तो वी ह्यूमंस आर लाइक प्रोटेक्टिंग आवर क्रॉप्स। ओके, चलो अब आगे फंजीसाइड्स, फिर से साइड लगा, तो ऐसे केमिकल्स जो फंगस को किल करने के लिए या फिर फंगस के ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, टू सेव आवर क्रॉप्स, ओके, टू प्रिवेंट आवर क्रॉप्स डिस्ट्रक्शन, तो वो होते हैं फंजीसाइड्स, एज सिंपल एज दैट। तो एग्जाम्पल में ये जो स्पेलिंग है ना, इसको बॉर्डो मिक्सचर कहते हैं। ओके, बॉर्डो, तो ये पूरा स्पेलिंग ऐसे बॉर्ड यूएक्स ऐसे कुछ मत पढ़ना, ये सिर्फ बॉर्डो मिक्सचर है, बॉर्डो DAU। ओके, BODAU ऐसे स्पेल करना इसको। ओके, तो बॉर्डो मिक्सचर या फिर सल्फर, ये दोनों भी एग्जाम्पल्स है फंगीसाइड्स के। क्लियर हो गई बात? तो देखो हम लोग ने चारों के चारों पढ़ लिए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा हमारे केमिस्ट्री का रोल, ओके, फूड वाले सेक्शन में किसमें है? फूड के प्रिजर्वेशन में भी, क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन में केमिकल्स यूज होते हैं। अब कौन से होते हैं भाई? देखो, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सैलिसाइलिक एसिड, विनेगर, ये सारे केमिकल्स फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं। तो इनका नाम याद रख लेना, बस इतनी सी चीज है। इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, ये जो विनेगर है ना, हम लोग हमारे घर में ही कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन। आपके घर में अचार होगा पक्का, जाके देख लेना अचार कैसे करते हैं। ओके, जो वेजिटेबल्स है हमारे या फिर फ्रूट्स है, जैसे कि हम लोग आम का अचार खाते हैं या फिर कोई नींबू का खाता है या फिर कोई और चीज का खाता है, तो उन अचारों को क्या करते हैं हम लोग? विनेगर में डुबो के रखते हैं। ओके, मतलब उन वेजिटेबल्स को क्या करते हैं या फिर फ्रूट्स को क्या करते हैं हम लोग विनेगर में डुबो के रखते हैं। फिर बाद में भी कोई और प्रोसेस करते रहेंगे हम लोग उसका अचार बनने के लिए। पर ऐसे ही अगर हम लोग विनेगर में डुबो के रख देंगे हमारे वेजिटेबल्स को, जैसे कि यहाँ पर देखो कुकुम्बर को डुबो के रखा है, तो ये प्रिजर्व हो रहा है कुकुम्बर, तो हम लोग बाहर निकाल के इस कुकुम्बर को खा भी सकते हैं। ओके, तो बस प्रिजर्वेशन वाला बात था। पर जब हम लोग विनेगर को यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए वेजिटेबल्स को, ओके, तो वो हो जाता है अचार बनाना, पिकलिंग, उसको पिकलिंग कहते हैं। ओके, तो यहां पर भी कुछ पिकलिंग ही चल रही है। पर हम लोग अब वैसे भी अचार तो निकाल के खा ही लेते हैं, तो वैसे भी हम लोग कुकुम्बर को भी खा ही सकते हैं, और वैसे भी ये कुकुम्बर तो प्रिजर्व ही हो रहा है, तो अचार हमारा प्रिजर्व ही होते रहता है। ओके, इसलिए हम लोग बहुत दिनों तक खा सकते हैं उसको। प्रिजर्व होता है किसकी वजह से? विनेगर की वजह से। केमिकल है ये, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, पढ़ोगे आप आगे। ओके, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर पढ़ने की, मतलब यहाँ पर ही सब कुछ चीजों को ग्रास्प करने की। चलो, फूड प्रोसेसिंग में देखेंगे हम लोग, तो केमिस्ट्री कैसी यूज हो रही है। देखो, फूड प्रोसेसिंग मतलब हम लोग रॉ फूड मटेरियल्स लेंगे। सपोज मैंने आलू ले लिया, तो वो आलू लूंगा मैं और उसको मैं इस तरह से प्रोसेस करूंगा कि भाई उससे कुछ ऐसा फूड आइटम बने जिसको मैं बेच दूं, और मतलब इजी टू वो सर्व हो जाएगा कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स आसानी से हम लोग कंज्यूमर्स को आसानी से बेच देंगे। अब आलू को मैं बेच दूंगा तो कंज्यूमर थोड़ी कच्चा आलू खाएगा। ओके, पर उसी आलू का अगर मैं चिप बना दूं, ओके, पोटैटो चिप्स जैसे, तो हाँ, कंज्यूमर बोलेगा चलो ये मार्केटेबल प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो बेचने वाला प्रोडक्ट हो गया, ये अच्छा बेचने वाला प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर ले लेगा। वैसे ही तो रॉ फूड मटेरियल्स हम लोग लेते हैं, ओके, और उनको हम लोग प्रोसेस करते हैं इनटू मार्केटेबल फूड आइटम्स। ओके, कन्वर्ट करके मार्केटेबल फूड आइटम्स में बदल देते हैं। पर ये करते कैसे हैं? इसमें इस्तेमाल होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस का। ओके, तो यहां पर अप्लाई होती है हमारी केमिस्ट्री का नॉलेज, जो हम लोग यूज करते हैं रॉ फूड मटेरियल्स को। ओके, जैसे कि आलू या फिर दूध, इनको कन्वर्ट करने के लिए इनटू मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स। जैसे कि आलू का बन जाता है चिप, दूध का बनेगा चीज। ओके, बाकी के सारे मस्त इंग्रेडिएंट्स का, ओके, फ्रूट्स वगैरह को मिला के, शुगर वगैरह को मिला के हम लोग क्या बना पाएंगे? हम लोग बना पाएंगे जैम, ऐसे। ओके, तो इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, जिसमें हमारी केमिस्ट्री यूज होती है। अब जैसे कि देखो, ये जो है मार्केटेबल फूड प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी कह सकते हैं हम लोग इनको। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस हुए हैं। ओके, पोटैटो से चिप बन गया, प्रोसेस हो गया, इसीलिए। क्लियर? चलो बच्चों, तो फूड वाला जो पार्ट था, फूड में केमिस्ट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस है, केमिस्ट्री कैसे यूज की जाती है, वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो फूड वाला ही पार्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था। अब तो छोटे छोटे एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के बचे हुए। पहला तो है इंडस्ट्री में। तो देखो, इंडस्ट्रीज में छोटे से लेके बड़े बड़े केमिकल्स यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स। ओके, बहुत सारी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े केमिकल्स यूज किए जाते हैं। कौन से? सिंपली देखो, टूथपेस्ट, ओके, या फिर पेंट्स। जो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी ना, उसी का आंसर बता रहा हूं मैं आपको। टूथपेस्ट में आपको समझ में आएगा कि केमिकल से बने हुए, पेंट्स भी बने हुए, सोप्स बने हुए हैं हमारे, शू पॉलिश जो आप डे टू डे यूज करते हो, प्लास्टिक्स रोज इस्तेमाल करते हो, डिटर्जेंट्स, डाइज। ओके, तब ये तो चलो डाई वाली चीज तो चलो इंडस्ट्री में ही यूज होती है हमारे कपड़ों को कलर करने के लिए, पर फिर भी डिटर्जेंट, शू पॉलिश, प्लास्टिक के बॉटल, सोप,
ओके, या फिर टूथपेस्ट सॉरी, ओके, ये सारी चीजें तो हम लोग डे टू डे यूज करते ही है। ओके, पेंट और डाई की बात छोड़ दो, तो देखो डे टू डे लाइफ में भी यूज करने वाले कितने सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें डायरेक्टली हम केमिकल से ही इन चीजों को बना पा रहे है ना। इंटरेस्टिंग सी चीज, करेक्ट। चलो, तो अब बस केमिकल्स ही यूज होते हैं इंडस्ट्री में, यही नहीं है, हम लोग केमिस्ट्री का ज्ञान का यूज करते हैं किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इंप्रोवाइज करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए। अब आगे आगे आप जब केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, ओके, आपको छोटी मोटी चीजें तो समझ में आती ही जाएंगी। ओके, जैसे कि इंडस्ट्रीज में कई सारे कंडीशंस को हमें मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या फिर प्रेशर हो गया या फिर और बहुत सारी कंडीशंस होती है जो ठीक से मेंटेन्ड होनी चाहिए, तब जाके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। और ये सारी चीजों को, ये सारी कंडीशंस को कैसे रखना है मेंटेन्ड, क्या और चीजें करनी पड़ेगी जिससे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, कम पैसों में मिलेगा, XYZ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स, ओके, जिससे हमारा फायदा होगा, ये सारी चीजों को हेल्प करता है हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज। ओके, जिससे इंसान का फायदा होगा, ओके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को अच्छा करके, तो इंसान अपने फायदे के बारे में सोचता है कि कैसे कम पैसों में उसका वो चीज हो जाए, वो काम हो जाए, तो वो सारी चीजों में कैसे कम पैसों में कैसे उसका फायदा होकर, ओके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस अच्छी और बन सकती है, ये सारी चीजों में हेल्प करती है हमारी केमिस्ट्री, है ना। इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये देखो फिर से आ गई ये बच्ची। अब मैंने बोला था ना ये बच्ची जब आएगी तब ये कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो जरूर लेके आएगी। ओके, चलो, तो अब मेडिसिन की बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने अभी इंडस्ट्रीज में देखा, तो ये मेडिसिन जो भी है ये भी केमिकल्स से ही बनती है। ओके, तो केमिकल्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज मेडिसिन। अब मेडिसिन तो हम लोग को पता ही है किस चीज के लिए यूज होते हैं, डिजीजेस को क्योर करने के लिए। इसी से ही तो हम लोग की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ गई है, हम लोग ज्यादा दिन तक जी पा रहे हैं। तो फिर पुराने टाइम पर तो छोटे मोटे डिजीज से भी लोगों की डेथ होती जाती थी। तो चलो ठीक है, वो टाइम तो अलग था, पर अब इन्वेंशंस हुए, बहुत सारे मेडिसिन इन्वेंट हुए और इसके पीछे हाथ है हमारे केमिकल्स का, जो बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। ओके, तो देखो मेडिसिन के एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एंटीसेप्टिक्स भी यूज किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं पेनिसिलिन नाम के। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको थोड़े याद रखने हैं। ओके, फिर आता है कॉस्मेटिक्स पर। अब ये तो देखो मतलब ऐसे नहीं कि मेल या फिर जो पुरुष है उनका फेवरेट टॉपिक नहीं है, पर जो फीमेल्स है उनका तो पक्का फेवरेट टॉपिक ऑलमोस्ट होता ही है। ओके, 90% या फिर 80%। ओके, आई एम नॉट मतलब पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं मैं, पर फिर भी तो कॉस्मेटिक्स में तो बहुत 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 ज्यादा अमाउंट में केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ओके, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई ये वाला कॉस्मेटिक कोई आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि बिल्कुल नहीं यूज करना है, बहुत बुरा है ये वो। आप तो बच्चे हो तो आपको बिल्कुल भी आपकी मम्मी अलाउ नहीं करती होगी ये सब मेकअप का सामान यूज करने के लिए, पर हाँ आप सीख तो सकते हो, राइट। तो चलो, तो ये कॉस्मेटिक्स जो है क्या होते हैं पहले समझ लो। तो ऐसे नहीं कि कुछ बुरी चीज है, ओके, ज्यादा मात्रा में केमिकल्स अगर आप इसमें यूज करोगे तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगी। अब कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में करो तो वो हार्मफुल होगी। गेम ज्यादा मात्रा में खेलोगे हार्मफुल है, ओके, खाना ज्यादा मात्रा में खाओगे हार्मफुल है, ज्यादा सोओगे हार्मफुल है। तो वैसे ही केमिकल ज्यादा यूज करोगे कॉस्मेटिक्स में तो हार्मफुल है। तो कॉस्मेटिक्स बुरी चीज नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना कि ये थोड़ा सा बच्चों में होता ही है कि भाई ये मेकअप वेकअप का सामान है, बहुत बुरा है, चलो छोड़ दो। ऐसे नहीं, अच्छे वाले भी सामान होते हैं, अच्छे वाले भी कॉस्मेटिक्स होते हैं। तो इसका डेफिनेशन, इसका मतलब आप समझोगे कॉस्मेटिक का तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कॉस्मेटिक्स सिंपली होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हम लोग, ओके, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जो भी है उनको धोने के लिए, क्लेंस करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उनकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, ओके, यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स है कॉस्मेटिक्स। क्लियर। तो अब ये कॉस्मेटिक्स में कई सारे एग्जांपल है, मुझे तो एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग, कुछ छोटे मोटे बच्चे तो आपने टैल्कम पाउडर लगाते होंगे, ओके, इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज आगे आएगी। ओके, वो लड़की बिल्कुल आएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसको लिपस्टिक्स भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, अब बच्चे नहीं करेंगे। ओके, सोप तो हम रोज यूज करते हैं। अब देखो ये एग्जांपल है, देखो एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्लेंस करने के लिए सोप यूज करते हैं, तो देखो सोप कॉस्मेटिक बन गया। एग्जांपल को एक बार रिलेट किया करो। ओके, चलो, लिपस्टिक है एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, तो बन गया अपना लिपस्टिक भी क्या हो गया, प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक बन गया। सेम टैल्कम पाउडर, अच्छा गोरे गोरे दिखे हम लोग, ओके, मैं नहीं लगाता हूं पर बता रहा हूं, ओके, तो गोरे गोरे दिखे इसलिए, तो ये भी हो गया एनहांसिंग द अपीयरेंस ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, तो ऐसे मैंने बता दिया। देखो फेस वॉश ये क्लेंस करने के लिए, ये परफ्यूम एक्सटर्नल ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, डिओडोरेंट भी सेम वैसे ही, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए देखो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल प्रोडक्ट का भी ले लिया ताकि आपको सारे, ओके, सारे जो हमारे पॉइंट्स है, ओके, जो प्रोडक्ट्स इन चीजों को सेटिस्फाई करते हैं, ओके, इनमें से कोई भी एक करेगा तो भी वो कॉस्मेटिक कहलाएगा। तो वो मैंने एग्जांपल्स आपके लिए लिए सारे। ओके, चलो,
अब कॉस्मेटिक्स मैंने बताया था ढेर सारे केमिकल से बनते हैं, ओके, तो वही चीज़ है। पर ये बच्ची जो लेके आई है ना इंटरेस्टिंग चीज़, वो आपको याद रखनी है, और वो काफ़ी मज़ेदार भी है कि हमारा जो पाउडर है, ओके, टैल्कम पाउडर, वो बना हुआ एक मिनरल से जिसका नाम है टैल्क। अब मिनरल मतलब आपको मतलब सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि एक केमिकल कॉम्पाउंड होता है, ओके, पर अभी के लिए आप समझो कि ये एक केमिकल है, ओके, सिंपली, क्योंकि कॉम्पाउंड के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं है। अभी के लिए समझो मिनरल एक केमिकल है। तो भाई हमारा टैल्कम पाउडर इज मेड अप ऑफ अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज टैल्क, और ये टैल्क में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं अगले चैप्टर में, एक क्लियरिटी आ ही जाएगी, पर ये याद रखना, ओके। तो हो सकता है इंटरेस्टिंग सी चीज है, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ ली जाए, ओके। चलो क्लोथिंग पर आते। अब ये कपड़ों वाला जो चीज है ना, इसमें भी केमिस्ट्री बहुत यूज होती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ओके, कपड़े बनते हैं विच मैन्युफैक्चर्स क्लोथ, और इसमें केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर अब जो कपड़े बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू कैसी होती है? पहली स्टेप होती है कपड़े बनाने की कि हमारे पास हम फाइबर्स लेके आएंगे, उनको बुनेंगे और फैब्रिक में बदल देंगे, ओके। एक छोटे छोटे ऐसे फाइबर्स, मतलब एकदम ऐसे पतले पतले से फाइबर्स आएंगे, उनको हम लोग बुनेंगे, ओके, ये ऐसे ऐसे इंटरवाइन कर देंगे, फैब्रिक बना देंगे, कपड़ा बना देंगे पहले, फिर कपड़े को काट छाट करके सब कुछ करके हम लोग कपड़े बना देंगे, ओके। टी शर्ट जैसे मेरा बना हुआ है, ओके, तो ये भी एक फैब्रिक था पहले एकदम प्लेन, उसको काट बीट के मस्त एकदम अच्छे से बना दिया, ओके। अलग अलग टाइप का कलर वगैरह, मतलब अलग अलग टाइप की कुछ चीजें लगा दी, यहाँ पर देखो लोगो लगा दिया, ऐसे सब कुछ करके मस्त टी शर्ट बना दिया। पर पहला स्टेप तो क्या है भाई? फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करना, ओके। तो अब ये जो फाइबर्स है, शुरुआत में मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूं कि क्लोथिंग में कैसी केमिस्ट्री का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो शुरुआत में तो केमिस्ट्री इस्तेमाल इतनी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हम लोग जो फाइबर्स यूज करते थे ना, वो नेचुरल फाइबर्स थे, ओके। नेचुरल फाइबर्स मतलब हम लोग को नेचर से मिलने वाले, तो जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हुआ, तो ये फाइबर्स से हम लोग जो भी फैब्रिक बनाते थे वो हो गया कॉटन फैब्रिक, वुल फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, करेक्ट। तो देखो कॉटन फैब्रिक से, तो देखो ये मेरा ये जो टी शर्ट है ये कॉटन फैब्रिक से बना हुआ है, तो कॉटन का क्लोथ बन गया ये। वैसे ही वुलन फैब्रिक से देखो ये वुलन के कपड़े बनेंगे, सिल्क के फैब्रिक से देखो सिल्क के कपड़े बनेंगे, ओके। मैंने आपके लिए दिखाई दिया, यहाँ पर लिया है कुछ एग्जाम्पल्स, आप घर में भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे सिल्क और वुलन के कपड़े, ओके। चलो, तो अब ये थी शुरुआत की कहानी। पर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इंसान खोजना शुरू कर दिया कि भाई ये जो फाइबर्स है क्यों ही हम नेचर पे डिपेंड करें, ओके। और ये नेचर के फाइबर्स जो है इनसे भी हमें कुछ बढ़िया क्वालिटी के फाइबर्स चाहिए। तो इंसान तो खुरापती दिमाग वाला है, ओके। पुराने टाइम पर अल्केमिस्ट तो भाई सोना ढूंढने चले गए, मतलब ऐसे सब्सटेंस को ढूंढने चले गए थे जो मेटल को भी सोना बना दे, आयरन कॉपर को। तो अब का इंसान तो क्या ही सोचता रहता है, आपको तो पता ही है कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो ऐसे ही इंसान सोचने लगा कि भाई हम लोग फाइबर को भी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, फाइबर के लिए हम लोग खुद ही फाइबर जनरेट करेंगे। और ऐसे केमिकल्स उन्होंने यूज किए कुछ जिनसे वो फाइबर्स प्रोड्यूस कर पाए, और इन फाइबर्स को कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि एग्जांपल में मैंने नायलॉन लिया है, ओके। तो अब क्या होने लग गया, जैसे हम हमारे नेचुरल फाइबर से कपड़े बनाना चल रहा था, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर से भी कपड़े बनाना शुरू हो गया। अब लार्ज स्केल में अभी दोनों टाइप के कपड़े बनते हैं, नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से भी बनाए जाते हैं, क्लियर। चलो, तो अब ये जो बच्ची क्या बता रही है, देखो नायलॉन के कपड़ों की कुछ एडवांटेजेस बता रही है। तो आपने अगर कभी नायलॉन का कपड़ा खरीदा होगा तो आप चाहिए तो आपके पास अगर रहेगा नायलॉन का कपड़ा तो आप मेरे को ये वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, जाके लेके आओ, और मैं जो ये क्वालिटीज बता रहा हूँ ना उसको टेस्ट करके देखना एकदम इन हैंड। तो देखो एडवांटेजेस ऑफ नायलॉन क्लोथ्स, रग्ड ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब भाई बहुत ही मतलब टिकाऊ टाइप मटेरियल होता है, क्योंकि नायलॉन का कपड़ा ऐसे जल्दी खराब नहीं होता। आप पहनोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत दिनों तक भी नायलॉन का कपड़ा खराब नहीं होता, ओके। चलो आगे, स्ट्रेच एंड इलास्टिसिटी, तो उसको स्ट्रेच करके देखोगे तो भी थोड़ा स्ट्रेचेबल हो जाएगा। मैं अगर इस शर्ट को स्ट्रेच करूंगा तो एक लिमिट तक ही होगा, वो थोड़ा बाद में और खींचूंगा तो फट ही जाएगा, ओके। वैसे नायलॉन का कपड़ा नहीं होगा, ओके। इलास्टिसिटी है उसमें, थोड़ा सा खींच के हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर खिंचाव करेंगे तो भी कुछ को कुछ होगा नहीं, ओके। रेजिस्टेंट टू टीयर्स एंड एब्रेशंस, वही बोल रहा हूं मैं, ऐसे खींचेंगे फाड़ने की कोशिश करेंगे तो फटेगा नहीं जल्दी, ओके। बाद में रेजिस्टेंट टू वाटर, तो पानी के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंट है वो, ओके। कॉटन पे पानी डालोगे फटाक से गीला हो जाएगा, नायलॉन पे डालोगे तो थोड़ी इतना फटाक से गीला नहीं होगा वो, ओके। पानी को रेजिस्ट करेगा वो, तो अच्छा है भाई। और फिर लास्ट में मेल्ट्स इंस्टेड ऑफ कैचिंग फायर, तो ये अच्छी बात है कि भाई आग लगेगी नहीं, जलेगा नहीं वो, ओके, पिघल जाएगा, ओके। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, ये जो है ना ये चीज आपको लग रही चलो अच्छी बात है भाई, पिघलता है पर जलता नहीं है, पर इससे अगर होगा क्या, आप अगर गलती से भी
ऐसे नायलॉन के कपड़े पहन के कहीं गए जहां पर आग वगैरह कुछ ऐसी चीज हो गई, ओके, वैसे तो कभी हो नहीं, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखो हम लोग अभी कुछ चीजें समझ रहे हैं, कुछ चीजें सीख रहे हैं जो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी कभी नायलॉन के कपड़े पहन के मत जाना जहां पर थोड़ी सी हीट वाली एनवायरनमेंट है, ओके, बहुत बहुत ज्यादा काम चल रहा है, ओके, हीटेड एनवायरनमेंट में। जैसे कि कई जगह पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में खाना पका रहे होते हैं, तो बड़े बड़े चूल्हे रहते हैं, तो उस जगह पर ज्यादातर करके नॉर्मल कपड़े ही पहनते हैं। देखो आपने देखा होगा जो कुक्स रहते हैं नायलॉन का कपड़े नहीं पहनेंगे, ओके, क्योंकि अगर गलती से भी आग लग गई तो वो कपड़ा जलेगा नहीं, वो चिपक जाएगा, ओके, मेल्ट हो जाएगा, तो शरीर पर चिपक जाएगा, तो बहुत ही बुरा होगा, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी, ओके, स्किन जलने शुरू हो जाएगी, ओके। तो आप भी ऐसा कभी मत करना। तो देखो ये चीज हम लोग ने यहाँ पर सीख ली। अच्छी भी बात है नायलॉन की, पर थोड़ी बुरी भी है, ओके। चलो अब हम लोग हमारा प्रोग्रेस चेक कर लेते कि अब तक हम लोग ने जो पढ़ा, ओके, जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, अलग अलग फील्ड्स में कितना कुछ हमको याद आ रहा है या फिर कितना कुछ हम लोग आंसर कर पा रहे हैं। तो नेम द एग्रोकेमिकल विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप। इसके बारे में मैंने तो बताया था, राइट, कि हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आप चाहिए तो आपको जाके पीछे देख सकते हो, जाके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, ओके। फर्टिलाइजर्स है इसका आंसर। फिर नेम 6 केमिकल प्रोडक्ट्स विच वी यूज डेली। अब ये तो आप पर ही छोड़ देता हूं मैं, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने इंडस्ट्री वाले एप्लीकेशन में, ओके। चलो फिर गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। पहला तो फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब कितने सारे एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे फूड प्रिजर्वेटिव्स में, विनेगर देखा था, सैलिसिलिक एसिड देखा था, देखो 2 एग्जांपल दे दिए मैंने, ओके। फिर फंजीसाइड्स फंगस को किल करने वाले, तो बॉडो मिक्सचर था, सल्फर था, ये फंगीसाइड्स है। आपको अगर इतना फटाक से याद नहीं आ रहा होगा जिसका जितना मेरे को याद आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने शायद इतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा देर तो लगेगा ही याद करने में, ओके। तो आप चाहिए तो इन क्वेश्चंस को देखो, ओके, पॉज करो, मेरे आंसर बताने से पहले सोचो, याद करने की कोशिश करो, याद आ गया तो बढ़िया, याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आंसर बता रहा हूं, फिर से जाके वीडियो में जाके देख लेना, ओके, क्या था आंसर, आपको मिल भी जाएगा, ओके। अगर मैंने आंसर बता ही दिया डायरेक्ट छोटे मोटे आंसर रहेंगे तो आपको यहीं पर समझ में आएगा। अगर मैंने बोला कि पीछे मैंने अच्छे से बताया हुआ है तो आप पीछे जाके फिर से देख सकते हो, ओके, वीडियो को पीछे जाके लेके, ओके। चलो तो फंजीसाइड्स का मैंने बता दिया, बॉडो मिक्सचर, सल्फर, फंजीसाइड्स है। फिर मेडिसिन के एग्जाम्पल पैरासिटामोल, एस्पिरिन, ये सारे तो है, तो 2 एग्जाम्पल्स हम लोग ने दे दिए। चलो तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ओके, जो है कि भाई हम लोग गजब के साइंटिस्ट या फिर केमिस्ट के कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे टुवर्ड्स केमिस्ट्री। तो अब ये तो एकदम बेसिक सा है, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी जग जाए और आपको पता भी चले कि भाई केमिस्ट्री के लिए किस किस ने क्या क्या, मतलब एकदम जो मेन साइंटिस्ट है 2-3 साइंटिस्ट, ओके, इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है, पर फिर भी इस लेवल पर आपको थोड़े बहुत साइंटिस्ट के बारे में पता चल जाए, ताकि आपको भी लगे कि भाई बहुत मेहनत ली है इस सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए। इस सब्जेक्ट में जो भी आज कुछ हम सीख रहे हैं उसके लिए कई सालों से लोगों ने कड़ी तपस्या करके, कड़ी मेहनत करके इन्वेंशंस किए हैं, ओके। तो सबसे पहला है हमारे एंटोनी लवॉइजर, ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ओके, बहुत ही गजब के साइंटिस्ट है, इनको तो फादर भी कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का, देखेंगे हम लोग आगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने किया क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था इनका टुवर्ड्स केमिस्ट्री। तो बहुत ही गजब का कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने बताया था कि भाई ऑक्सीजन का जो रोल है, ओके, कंबशन में, ये थे पहले जो बताने वाले थे कि भाई ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कंबशन के लिए, ओके। डिटरमाइन दैट ऑक्सीजन वाज अ की सब्सटेंस इन कंबशन। कंबशन मतलब हम लोग किसी भी चीज को जला रहे हैं, ओके, तो उसको कंबशन कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो उस जलने के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की सब्सटेंस है, अगर आप ऑक्सीजन को हटा दोगे तो जो भी चीज जल रही है वो जलेगी नहीं, ये चीज उन्होंने बताई थी और यही चीज हम लोग यूज करते हैं, राइट। आग को बुझाने में हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज आपको पता है कि कहीं पर आग लगी हुई है तो आप पानी डाल देते हो, पानी से क्या होगा, ओके, आग का जो भी कांटेक्ट है ऑक्सीजन का वो टूट जाएगा। पर वो सारी चीजें अब हम लोग बाद में सीख लेंगे। कई अलग अलग तरीके की आग होती है, मतलब फायर्स के भी टाइप्स होते हैं, सारे फायर पर पानी नहीं डालना है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि सर ने बताया था पानी डाल दो फायर के ऊपर आग बुझ जाएगी। कुछ फायर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पानी डालोगे तो और भी बढ़ जाएगी। तो बस बेसिक सी एक टाइप का फायर है जिसके ऊपर आप अगर सपोज कागज की वजह से आग लगी हुई है, लकड़ी की वजह से आग लगी हुई है, आप पानी डाल दोगे तो उस टाइप का फायर बुझ जाता है, क्योंकि पानी उस टाइप के फायर में जो भी, ओके, जलने की प्रोसेस हो रही है उसमें जो ऑक्सीजन, ओके, यूज हो रहा है या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है जलने की प्रोसेस को, पानी उस ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, ओके, ऑक्सीजन को आने नहीं देती वहां तक, तो वो फिर जलने की प्रोसेस बंद हो जाती है। तो ऐसी ये इंपॉर्टेंट चीज लवॉइजर ने बताई थी, ओके, और इन्होंने ऑक्सीजन को उसका नाम भी दे दिया कि भाई ऑक्सीजन, तुम ऑक्सीजन हो, मैं मजाक कर रहा हूं, ओके, नाम दे दिया बस, ओके, इस एलिमेंट को ऑक्सीजन, एंड ही गेव द एलिमेंट इट्स नेम, ओके, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन नाम लवाइजर ने दिया था, याद रखना। ओके, उन्होंने ये की कंट्रीब्यूशन किया था, वो भी याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका कि इन्होंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग केमिकल सब्सटेंसेस को डेवलप किया। ओके, तो केमिकल सब्सटेंसेस को नाम देने का मॉडर्न सिस्टम इन्होंने डेवलप कर लिया। क्लियर? चलो, जैसे मैंने बताया था कि इनको कहा भी जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अब क्यों कहा जाता है वो भी समझ लेना, ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई साहब केयरफुली एक्सपेरिमेंटेशन करो। ओके, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धीरज से, ओके, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देके एक्सपेरिमेंट करना, तो ही आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंस की चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो उन्होंने एम्फसाइज किया, बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया। ओके, बहुत ज्यादा उन्होंने उस चीज पर गौर करने के लिए कहा कि भाई केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन करना, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, ध्यान से, इत्मीनान से, ओके, पेशेंटली, और छोटी छोटी चीजों को ध्यान देके, ताकि आपको साइंस की बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये था लवाइजर के बारे में। आगे आ रहे हैं हम लोग जॉन डाल्टन के ऊपर। इनके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे ही, पर ओके, इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताई, तब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, अब तो बहुत ही छोटी सी चीज है, पर उस टाइम पर उन्होंने वो चीज बताई जिसके वजह से बहुत बड़ा डिस्कवरी, ओके, आगे आगे शुरू हो गया होना। ओके, वो उन्होंने क्या बताया कि भाई जो मैटर बना हुआ है, जो भी आपको अगल बगल में दिख रहा है, वो बना हुआ है बाय स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। ओके, छोटे और आगे ना टूटने वाले पार्टिकल्स। ओके, मतलब ये छोटे पार्टिकल्स है और इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, और इन पार्टिकल्स को डाल्टन ने नाम दिया एटम। ओके, तो ये मतलब ऐसे लगेगी आपको कि यार चलो ठीक है, हाँ, मैटर बना हुआ है एटम से। ओके, ऐसे पार्टिकल जो टूटते नहीं है, चलो ठीक है, पर ये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी, और इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट कूद पड़े इस टॉपिक पर कि भाई कैसे 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 एटम इंडिविजिबल कैसे है। ओके, एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता क्या? इसके बारे में सोचने लग गए, इसके बारे में ढूंढने लग गए कि सच में एटम इंडिविजिबल है। और फिर बाद में पता चलेगा कि भाई एटम तो इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ पर वो समझने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल पढ़ेंगे। चलो, फिर डिमिट्री मेंडेलीव आए। अब ये तो मेरे फेवरेट मतलब बहुत ही पसंदीदा साइंटिस्ट है मेरे भी। ओके, दिखते भी देखो कैसे एकदम इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लुक इनका अच्छा है, राइट? तो वो तो मैं मजाक में कर रहा हूँ। तो डिमिट्री मेंडेलीव ने सबसे पहला पीरियोडिक लॉ दिया था 1869 में। पीरियोडिक लॉ क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, ओके, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लो कि जो भी आगे के चैप्टर में हम लोग एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनको ही कुछ सिस्टमैटिकली अरेंज करने का कुछ एक लॉ दिया था। ओके, और इन्होंने पीरियोडिक टेबल भी बनाया एलिमेंट्स के लिए। तो एलिमेंट्स जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने बताया, उन एलिमेंट्स को थोड़ा अच्छे से अरेंज करने के लिए इन्होंने एक टेबल बना दिया, सिंपल से शब्दों में। ओके, इस टेबल को कहा गया था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनके नाम से ही उस टेबल की प्रसिद्धि हो गई। इस लॉ को भी बोलते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। ओके, उनके नाम से ही प्रसिद्धि हो गई उस लॉ की। क्लियर? चलो, अब इन तीनों साइंटिस्ट के अलावा भी मैंने कुछ और 2-3 साइंटिस्ट लिए हुए हैं, ओके, जिन्होंने भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए केमिस्ट्री के लिए। देखो, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन को ढूंढा। ओके, नाम दिया लवाइजर ने, ढूंढा प्रिस्टली ने। ओके, कंफ्यूज मत होना। वैसे ही डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को ढूंढ लिया। अब ये देखो, ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस काफी ज्यादा, मतलब देखो ना, की टू अर्थ है, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। आप पढ़ोगे आगे, ऑक्सीजन तो भाई मतलब जिंदा ही नहीं रह सकते हम लोग इसकी वजह से। नाइट्रोजन की भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग से एप्लीकेशन है, वो भी आप आगे देखोगे। ओके, और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। अब ये भी इंटरेस्टिंग सा गैस है भाई। ओके, बहुत ही खतरनाक है, पर फिर भी इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल है। क्लियर? तो ये थे कुछ और बाकी के साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो यहां तक हम लोग ने जो भी पढ़ा, चलो हम लोग का प्रोग्रेस चेक कर लेते फटाफट। तो पहला क्या है सवाल, वो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? अभी भी देखा था, एंटोनी लवॉइजर। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने एम्फसाइज किया केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन पर। सिंपल शब्दों में खत्म। फिर नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। अब भी देखा था, जोसेफ प्रिस्टली। दैट्स इट। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। हम लोग ने इस चैप्टर को अच्छे से, इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी एकदम बेसिक सी चीजें थी, वो हम लोग ने पढ़ ली है। ओके, आपके केमिस्ट्री के जर्नी में पहला स्टेप हम लोग ने तो ले लिया है इस चैप्टर को पढ़ के। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, इस केमिस्ट्री नाम के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आपको जगा होगा, आई होप, और ऐसी जगह रहे। इसके लिए तो आप टेंशन मत लो, आप खुद भी पढ़ते रहो, और मैं तो हूँ ही आपके इंटरेस्ट को हमेशा ही बनाए रखने के लिए। ओके, तो ये, और जैसे आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है दोस्तों।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।